उदारवादियों के बाद में अब हम बात करते हैं गर्मपंथियों की। 1885 से लगा करके 1905 का जो कालखंड था 20 वर्षों का, उसमें कांग्रेस ने प्रयास तो बहुत किया लेकिन अंग्रेजों ने उनकी सुनी नहीं। जब नहीं सुनी तो जनता में ये मैसेज गया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो नरमपंथी धड़ा है या जो मध्यम मार्गी है वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, और उसकी क्रिया के परिणाम स्वरूप एक प्रतिक्रिया हुई गर्मपंथियों की, आमूल परिवर्तनवादी। देखिए क्या है ये, और यहां शुरू होता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण। सेकंड फेज यहां से शुरू होता है 1905 के बाद में। देखिए क्या हुआ कि अंग्रेजों ने शुरुआती 20 वर्षों में, शुरू करते हैं, अंग्रेजों ने शुरुआती 20 वर्ष मतलब वही 1885 से 1905, अंग्रेजों ने शुरुआती 20 वर्षों में न तो भारतीयों की मांगों पे ध्यान दिया, न कांग्रेस की बातों पे ध्यान दिया, है ना, भारतीय समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। भारतीय समस्याओं, जो प्रॉब्लम्स थी इंडियंस की, भारतीय समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया 20 वर्षों के अंदर, 1885 से 1905। तो जो धड़ा था समाज का वो नाराज होने लगा। कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो कार्यशैली थी उस पर भी प्रश्न उठने लगे। तो कांग्रेस की कार्यशैली पर भी मध्यम मार्गी कार्यशैली पर प्रश्न उठने लगे। लोग कहने लगे भाई आप क्या कर रहे हैं, बताइए तो सही हमें, 20 वर्ष हो गए आपने कुछ किया नहीं। अब एक ऐसा धड़ा सामने आया जो नए तरीकों या प्रयोगों की बात करने लगा। नए तरीकों या प्रयोगों के लिए जनमानस तैयार हुआ, और उसका जो नेतृत्व किया वो 3 लोगों ने किया। मुख्य रूप से जो 3 लीडर थे यहाँ के, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं आमूल परिवर्तनवादियों के, जिसको गर्मपंथी कहा गया। वो मध्यम मार्गी नरमपंथी थे। लाला लाजपत राय पंजाब से आते थे, शेरे पंजाब। तिलक महाराष्ट्र से आते थे, और ये विपिन चंद्र पाल आते थे बंगाल से। इन तीनों को सम्मिलित रूप से कहा जाता था लाल, बाल और पाल। ये 3 नेताओं के नाम आपको याद रखने हैं जो कि मध्य मार्गियों के अगेंस्ट में, उनके विपरीत एक नई विचारधारा अब पनप रही थी लाल, बाल, पाल के रूप में। इन्होंने कहा कि अब हम अपने जो तरीके हैं ना वो चेंज करने पड़ेंगे। इन्होंने कहा कि सरकार के नेक इरादों की जगह खुद की ताकत पर भरोसा किया जाए। कितनी गहरी बात की। सरकार के नेक इरादों की जगह खुद की ताकत पर भरोसा किया जाए। कुल मिलाकर के थोड़ा सा उग्र यहां पर इन्होंने कहा कि आपको बनना पड़ेगा, थोड़ा सा उग्र बनना पड़ेगा। खुद की ताकत पर भरोसा करो। अंग्रेज अच्छे हैं, धीरे धीरे हमें सब दे देंगे, गलत बात है। इन्होंने कहा कि बहिष्कार, आंदोलन, हड़ताल जैसे तरीके अपनाए जाए। बहिष्कार अर्थात बाइकॉट, आंदोलन, बहिष्कार, आंदोलन तथा हड़ताल जैसे
तरीके अपनाए जाए, ये इनके काम करने का तरीका था। उनका था अनुनय विनय की राजनीति। इन्होंने कहा नहीं, इन्होंने कहा कि हमने 20 वर्षों में, जो 20 वर्ष थे ना 1885 से 1905 का, 20 वर्षों में हमने रोटी मांगी थी, हमें पत्थर मिले। अगर हम वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राएंगे, मेंढक की तरह टर्राने का मतलब साल में एक बार अधिवेशन होता था कांग्रेस का, तो इन्होंने कहा कि अगर हम साल में एक बार मेंढक की तरह टर्राएंगे तो कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, इसलिए बहिष्कार, आंदोलन और हड़ताल जैसे तरीके हमें अपनाने पड़ेंगे। लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया। तिलक ने नारा दिया, क्या नारा दिया? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये तिलक का नारा है, आप याद रखें, नोट करें, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब इतना जो अच्छा नारा था वो निवेदन से नहीं आ सकता, अनुनय विनय से नहीं आ सकता, इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, इसके लिए आपको नाराज करना पड़ेगा सत्ता को। तिलक ने केसरी और मराठा नाम के 2 पत्र निकाले। तिलक के पत्र, और देखिए समाचार पत्रों में बहुत ताकत होती है। एक तो था केसरी, ये था मराठी भाषा में, और एक था मराठा, ये था अंग्रेजी भाषा में। याद रखना, ये तिलक के 2 पत्र है बेटा, केसरी और मराठा, और इसकी भाषा भी ध्यान रखना। इसके माध्यम से तिलक ने जन जागरण किया। उसने गणेश चतुर्थी या गणेश उत्सव मनाना प्रारंभ किया, है ना। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के नाम पे सबको एक किया। हम तिलक और दादा भाई नौरोजी को अलग से छोटे छोटे पॉइंटों में पढ़ेंगे, मैं बाद में बताऊंगा आपको। यह है आमूल परिवर्तनवादी या गर्मपंथी नेता, उनकी विचारधारा, तिलक का नारा। ये नरमपंथियों के अगेंस्ट में गर्मपंथी एक दूसरा धड़ा तैयार हुआ था। देखो वापिस देख लीजिए क्विक रिवीजन। जो शुरुआती जो 20 वर्ष थे उसमें भारतीयों की समस्या पर ध्यान नहीं दिया, तो मध्य मार्ग की जो कार्यशैली उस पर प्रश्न उठने लगे। नए तरीकों के प्रयोग के लिए जनमानस तैयार हुआ और 3 नेता आगे आए, लाल बाल पाल, पंजाब से, महाराष्ट्र से और बंगाल से। नाम मैंने आपको बता दिए। इन्होंने कहा कि सरकार के नेक इरादों की जगह आपको खुद की ताकत पे भरोसा रखना है, हमें बहिष्कार, आंदोलन, हड़ताल जैसे तरीके अपनाने पड़ेंगे। और इसी समय तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। इसी बीच क्या होता है, ये तो घटनाक्रम चल ही रहा था। उसी समय वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। देखिए बंगाल का विभाजन, छोटा सा टॉपिक दिया, हालांकि टॉपिक बहुत बड़ा है ये, लेकिन आपके जितना दिया है मैं उतना बताऊंगा। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रशासनिक कुशलता के नाम पर 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया। बंगाल का विभाजन हुआ। वास्तव में वह भारत की एकता को तोड़ना चाहता था, भारत की एकता को तोड़ना चाहता था, हिंदू व मुस्लिमों को बांटना चाहता था। ये बंगाल का विभाजन, ये आपको ध्यान में रखना है। 1905 लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन, उसने कहा कि बंगाल बहुत बड़ा है, मेरे से संभलता नहीं है, इसलिए हम इसको प्रशासनिक दक्षता के लिए 2 टुकड़े कर देते, मतलब छोटे छोटे 2 प्रांत बना लेते हैं। लेकिन उसने प्रांत भी कैसे बनाए, हिंदू अलग, मुसलमानों के लिए अलग। इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, आपको इतना ध्यान रखना है 2-3 बातें। बंगाल विभाजन करने वाला कौन था?
लॉर्ड कर्जन, याद रखना। कब किया? 1905 में। किस लिए किया? वो भारत की एकता को तोड़ना चाहता था और हिंदू और मुसलमानों को लड़ाना चाहता था, जबकि उसने तर्क दिया कि प्रशासनिक कुशलता आएगी इससे, लेकिन उसकी बात बिल्कुल गलत थी। वो भारत की एकता को तोड़ना चाहता था। लिखिए इसको। इसके बाद में इस वीडियो में अब बंगाल विभाजन से आगे की बात करते हैं। बंगाल का विभाजन हुआ और बंगाल की विभाजन की प्रतिक्रिया के स्वरूप 1906 में भारत में एक स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। तो बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप 1906 में बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप 1906 में बंगाल विभाजन के परिणाम, उसके परिणाम यानी उसके विरोध में, है ना, ध्यान रखना, बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप या विरोध में 1906 में कौन सा आंदोलन हुआ बेटा? स्वदेशी, अपने देश के लिए, अपने देश की वस्तुओं के लिए, अपने देश के लिए स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। याद रखना, स्वदेशी आंदोलन किसके क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था? बंगाल विभाजन, जो कि भारत के ऊपर एक वज्र बनकर के गिरा था। यहां की एकता को तोड़ने का प्रयास किया गया था। जो आंध्र के जो डेल्टाई इलाके थे वहां पर स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन नाम दिया गया। स्वदेशी आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन को आंध्र मतलब आंध्र प्रदेश, आंध्र के डेल्टाई इलाकों में, डेल्टाई तटीय क्षेत्र होते हैं ना, आपको पता है ना डेल्टा क्या होता है? जब नदी समुद्र में मिलती है, बहुत सारी शाखाओं में बढ़ जाती है, तो वो क्षेत्र दलदली उपजाऊ होता है, उसको हम डेल्टा कहते हैं, त्रिभुजाकार। तो वहां का जो ये जो क्षेत्र था, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र जो था, उस आंध्र के जो डेल्टा इलाके थे वहां पर स्वदेशी आंदोलन को आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में वंदे मातरम आंदोलन, वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया। अब हम देखते हैं कि स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम क्या थे। स्वदेशी आंदोलन के कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे। आपको नोट्स बनाने हैं पॉइंट वाइज। कई बार आता है कि जो स्वदेशी आंदोलन था उसके प्रमुख कार्यक्रम बताइए या स्वदेशी आंदोलन का स्वरूप बताइए। तो क्या किया गया? देखिए, स्वदेशी अपने देश से संबंधित है, तो एक तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। पहला मैं लिख सकता हूं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। सबसे पहली बात उन्होंने कहा कि हम विदेशी वस्तुओं को यूज नहीं करेंगे, नहीं अपनाएंगे। विदेशी वस्तुओं को होली जलाई गई। लोगों ने खुद काम करना, स्वयं सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, स्वयं सहायता समूह और उद्यम समूहों का निर्माण। आज भी बनते हैं स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह व उद्यम समूहों का निर्माण। दूसरा, आगे चलते हैं, तीसरा क्या था? राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा भी स्वदेशी आंदोलन का हिस्सा था। उन्होंने कहा था हम बाहर की भाषा क्यों बोले भाई, हमारी भाषा देखिए, हमारी भाषा बोलेंगे, हमारी भाषा पर गर्व करना है हमें। फिर स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग को बढ़ावा या स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग। स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग। आगे
5वां बिंदु बिल्कुल क्रम से लिखना है आपको, क्रम से चलना है। स्थानीय संस्थाओं का सहयोग, जो लोकल एजेंसीज थी, लोकल संस्थाएं थी, स्थानीय संस्थाओं को सहयोग, उनको आगे आने के लिए कहा गया। तो फिर किसको असहयोग किया गया? जो सरकारी संस्थाएं थी उनको असहयोग किया गया। सरकारी और विदेशी नौकरियों का बहिष्कार किया गया। छठा बिंदु, सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार हुआ। सरकारी संस्थाओं तथा नौकरियों का बहिष्कार हुआ। सरकार, क्योंकि ब्रिटिश सरकार थी ना, तो इसका बहिष्कार किया गया। ये 6 बिंदु आपको पता रखने हैं। 6 बिंदुओं में आपको समझना है कि जो स्वदेशी आंदोलन चला था, उस स्वदेशी आंदोलन के कार्यक्रम क्या थे। बिल्कुल मैं वापस इसको बोलूंगा नहीं, आप आराम से, बिल्कुल इजी है। 6 बिंदु आपको लिखने हैं। ये ध्यान रखना है कि 1906 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ और आंध्र के जो डेल्टा इलाके थे उसमें इनको वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया। कई बार ऐसा वंदे मातरम आंदोलन आ जाता, सीधा सीधा वंदे मातरम आंदोलन से आप क्या समझते, वही है, ये इसके कार्यक्रम है। यहां पर ये वीडियो समाप्त होता है। देखो बेटा, इस चैप्टर के वीडियो बनेंगे 10 से 12, लेकिन क्रम से बताऊंगा मैं। 1885 से 1905 तक चले। 1906 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। अब मुस्लिम लीग का गठन होगा, फिर कांग्रेस का विभाजन होगा। क्रम से चलेंगे, क्रम नहीं टूटेगा। क्रम से चलेंगे, आपको याद भी रहेगा। निश्चित रहिए, लिखिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं।